गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट ऐसी सीट जिस सीट पर ज़्यादातर युवा बसे हैं और इस सीट पर लगातार ये आरोप लगते आया है कि जो शहरी वोटर्स होते हैं वो बीजेपी की तरफ उनका पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है। तो क्या इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, यही जानने ललन भैया आ गए हैं और हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि इस बार का क्या मुद्दा रहने वाला है, ज़मीनी समस्या क्या है और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, तो क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सफल होगा या नहीं होगा, ये हम जानेंगे। इस बार का क्या मुद्दा है? देखिए जी, इस बार का मुद्दा वही है कि आपको पता है कि मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर में जीत चुकी है। ये तो सिर्फ औपचारिकता है डॉक्टर साहब का, क्योंकि उनको टक्कर देने के लिए कोई है नहीं। और अब की बार मोदी सरकार है और अब की बार 400 पार भी है। और मुद्दे कई सारे थे जो आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में डॉक्टर साहब के एमपी सांसद होने से काफ़ी विकास हुआ है। चाहे वो जेवर एयरपोर्ट से लेकर के देखो या कोई भी चीज़ें देखो, काफ़ी विकास हुआ है। हर चीज़ में विकास हुआ है। और आपको प्रॉपर्टी रेट पे हो या बस मैं डॉक्टर साहब से आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ का अनुरोध करूंगा। उन्होंने अपने पहले 2014 में जो सांसद बनने के टाइम पर उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था कि जितने भी प्रॉपर्टी है उसको फ्री होल्ड कराएंगे। बस एक वो मुद्दा रह गया उनका, उसको वो करवा दें तो हमें फिर और कोई दिक्कत नहीं है। जो जो वादे किए गए थे आपको लगता है कि पूरा हो चुका है आपके क्षेत्र में? देखिए, ऐसा कोई ये नहीं कि 100 वादे पूरे करो, 100 वादे करेंगे 100 पूरा होंगे। लेकिन हाँ कि डॉक्टर साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरा किया है। वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं और जो आपको जब समस्या होगी, जब डॉक्टर साहब हमेशा आपके साथ खड़े मिलते हैं, तो वो वादे मोस्टली उन्होंने सब पूरे किए हैं। क्या मुद्दा है भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? देखो, इस बार तो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा एक तो डेवलपमेंट है, करप्शन, जीरो करप्शन है और जीरो ये टेररिस्ट ख़त्म करना है। जो मेन जो हमें को यही चाहिए था, एक सेफ्टी, जो वो सेफ्टी हमें हर 10 साल से पहले ही, मतलब 10 साल से ही मिल चुका है। और 10 साल पहले हम लोग देख चुके थे। तो इससे पहले क्या सेफ्टी था, हर घर में मतलब लोग ऐसे थे कि पूरा डर के माहौल जी रहे थे। चाहे से इधर रेलवे स्टेशन पे हो या संविधान के ऊपर, ये जिस हिसाब से मतलब बम धमाके हो रहा था, लोग जिस हिसाब से डर रहे थे, डर के रह रहे थे। एक तो वो आज हम लोग को मिल चुका है। वो आज जीरो टॉलरेंस के, आज मतलब जीरो टेररिस्ट टॉलरेंस में है। दूसरा, एक डेवलपमेंट जो 2014 से पहले जो था और अब 2014 आप टेररिज्म का बात कर रहे हैं, आप टेररिज्म का बात कर रहे हैं जो इस 10 साल में 2014 से लेके 2024 तक के मोदी के कार्यकाल में जो फैसले लिए गए, चाहे वो 370 का हटाना हो और जितनी भी आतंकी गतिविधियों पे जो लगाम लगाया गया, क्या लगता है कि उसका प्रभाव कितना पड़ेगा? क्योंकि 370 एक मुद्दा है जिससे लोग प्रभावित होंगे। एक 370 सबसे जो मुद्दा था वो नेहरू और गांधी का सबसे बड़ा गलती थी। जो आज जो नेहरू जी के पास वो सबसे बड़ा वो मुद्दा थी, जो आज पूरा 70 साल या 75 साल तक आज ये वो इंडिया को भुगतना पड़ा। आज यही मुद्दा आज अगर ये पटेल जी के पास होता, तो जब सोमनाथ जब सारे स्टेट का जब उन्हीं के पास था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जो पटेल जी के पास जो था, और सिर्फ एक ही मुद्दा था इनके पास, ये नेहरू जी के पास। ये सबसे बड़ा जो आज हमारी हिस्ट्री के साथ जो ब्लंडर हुई है, ये सिर्फ किसकी देन था? वो कांग्रेस की देन था। और आज वही है, आज हम लोग उस हिस्ट्री का आज धीरे धीरे आज उसको रिनोवेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा से हो रहा है। डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा क्षेत्र है या फिर ऐसा लोकसभा सीट है जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं हुआ है और तेज गति के साथ विकास हुआ है तो वो गौतम बुद्ध नगर है। दिल्ली से सटे होने का फ़ायदा एक मिला और एक नोएडा, तो कहीं नोएडा होने का फ़ायदा मिला जो डेवलपिंग सिटी मान ले एक तरीके से। क्या लगता है कि जो ज़मीनी समस्या रही, चाहे वो बात करें कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानियों की समस्या, अगर हम गाज़ियाबाद से जैसी नोएडा का इलाका ख़त्म होता है, उस क्षेत्र में पानियों और बिजली की समस्या अभी भी हमें देखने को मिलती है। तो क्या लगता है वो सारी चीज़ें उस क्षेत्र में प्रभाव डालेगी? सबसे मेन जो प्रभाव डालेगा वो आपका डालेगा क्षत्रिय वोट बैंक, जो आपका मेनली बीजेपी के अगेंस्ट हो चुका है। दूसरी बात ये है, आप बोल रहे हैं पानी, ये आजकल सब जगह का है, पानी बिजली, इसका कोई भी नहीं देख रहा है। मेन ये बच्चे खड़े हैं पीछे हमारे जी ब्लॉक में, ये खेलने के लिए इनके लिए पार्क नहीं है। दूसरा है
यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारे आरडब्ल्यू अध्यक्ष जी भी हैं, हमने इनके सामने भी रखा है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। सब लोग बाग आए दिन यहाँ पे पार्किंग के लिए लड़ते हैं। जिसके लिए हमें वोट करना है, हम देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। अब डॉक्टर महेश शर्मा जी कर रहे हैं 27 में काम और 22 में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम 22 के देख के वोट करेंगे। और मैं रहने वाला जेवर का हूँ, तो जेवर के बारे में भी दो बातें हैं, सब बोलते हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी लेके आए। 2001 में राजनाथ सिंह जी ने ये बिल पास करवाया था। उसके बाद केंद्र में सरकार ना होने के कारण वहाँ पे नहीं चल पाया। फिर उसके बाद बहन जी आई, उन्होंने आगे रखा। अब केंद्र में होने के कारण सरकार ये पारित हुआ है। तो ये बहुत पुराना प्रोसेस है कि सब बोलते हैं महेश शर्मा जी ने आते साथ ही करवा दिया, ऐसा नहीं है। आपने एक जिक्र किया राजपूत समाज का, और ये लगातार आरोप भी लगते आ रहा है कि जो ठाकुर समाज है वो कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या लगता है कि जो राजपूत समाज है, क्योंकि अगर हम गाज़ियाबाद से, नोएडा से सटे गाज़ियाबाद को भी देखें तो वहाँ पर जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया जाता है, उसके बाद वैश्य समाज से उतार दिया जाता है अतुल गर्ग को। तो क्या ये इम्पैक्ट डालेगा उसके जो सटे क्षेत्र हैं उसको भी? और अगर हम नोएडा की ही बात करते हैं, गौतम बुद्ध नगर की ही बात करते हैं, तो बीएसपी से जो सोलंकी जी जो खड़े हैं, ठाकुर राजेंद्र सोलंकी जी, उनका भी बीएसपी का साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी से नाराज़ जो ठाकुर वोटर्स हैं वो बिल्कुल शिफ्ट कर जाएंगे बहुजन समाज पार्टी पे। समाजवादी पार्टी भी वही दावा कर रही है। किसको फ़ायदा मिलेगा इससे? इसका जो मेन फ़ायदा मिलेगा वो बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ठाकुर समाज से खड़ा करा है। जो सपा के कैंडिडेट हैं वो आपके गुर्जर समाज से हैं, तो जो भी है सीधा सीधा वोट जो जा रहा है बीएसपी की तरफ जा रहा है। लेकिन बहन जी खुद ब खुद ही साइलेंट हैं, तो बाद में जाके वो भी बीजेपी में ना मिल जाए तो क्षत्रिय वोट बेकार ना जाए। तो इसलिए लोगों को समझ समझ के वोट करना चाहिए कि कहाँ दे कहाँ ना दे। जैसे कि आपका डॉक्टर महेश शर्मा जी का एक और है मुद्दा कि वो बोलते टाइम सोचते नहीं है, कभी किसी समाज के बारे में, कभी किसी समाज के बारे में, कभी किसी समाज के बारे में बोल देते हैं। पिछले बारी उन्होंने गुर्जर समाज के बारे में बोला था, फिर आपका ठाकुरों के बारे में भी बोला उन्होंने, फिर त्यागियों के बारे में भी बोला। तो आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप बोलते हैं आपकी सारी बिरादरियां हैं, हिंदू बिरादरियां सारी सेम हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए। महेश शर्मा अपने बरबोलेपन को भी लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अभी भाई साहब ने बताया भी। क्या लगता है उनका बरबोलापन कुछ इम्पैक्ट इस बार दिखाएगा? कुछ नहीं दिखाएगा। हाँ, हम लोगों का सुझाव है, हम आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं यहाँ का, हमारा सुझाव होगा नेताओं लोगों को बरबुलापन ना करें। सारे जनता मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार। इससे पहले महेश शर्मा जी 3.5 लाख से जीते हैं। हम लोगों का कहना है अगली बार 5 लाख पार, 5 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे महेश शर्मा। और जहाँ तक क्षत्रिय की बात है, इतना नासमझ नहीं है। देश हित में सभी क्षत्रिय भाजपा के साथ। अच्छा, केंद्र के जो मुद्दे रहें, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो, या फिर तमाम वो मामला हो, या फिर योजनाओं की बात कर लें, हर घर जल से लेके तमाम योजनाएं 10 सालों में हम लोगों ने देखा, वो धरातल पर क्या उतरा और उसका प्रभाव भी पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? इसी के प्रभाव तो है जो आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी लोग छोटे मोटे सभी बात को भुला करके अमरी बार मोदी सरकार पूरे जो है से मैं है। विपक्ष एक तरफ कह रही है कि इस बार मोदी को और एनडीए को 100 के अंदर सिमट देंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई साहब हम 400 पार अब की आने वाले हैं। वो भी समझते हैं, विपक्षी भी समझते हैं हम कहीं नहीं हैं। फिर भी विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेंगे, बोलने भी नहीं दीजिएगा। हम लोग तो कहते हैं जितना बोलना है बोले, खूब बोले, लेकिन अंतोगत्वा 400 पार और यहाँ जो है 5 लाख पार। क्या लगता है विपक्ष इतना दावा कर रही है, विपक्ष के पास कोई चेहरा है? एकजुट होने का वो दावा कर रहे हैं। तमाम तरीके के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रही है। क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इसमें? कुछ नहीं। जिस तरह बीजेपी बोल रही है और हम लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। और रहा विपक्ष का सवाल, उसके पास कौन चाह रहा है? एक हमारे रागा जी घूमते हैं जिन्हें राहुल गांधी जी बोलते हैं, और पप्पू भी कहा जाता है उनको जहाँ कहीं भी देख लो उनको भाषण देते हुए, वो अपने आप में एक हास्य पदार्थ हैं।
उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन राजा है। लालू जी हो गए, उनके बेटे तेजस्वी जो खुद 9वीं पास नहीं है, और रही हमारे अखिलेश यादव जी। तो विपक्ष का कौन चेहरा है? अखिलेश जी में नेताजी का छवि नहीं दिखता है क्या आप लोगों को? अब उनके बेटे हैं तो कहा जाएगा कि उनका छवि है, पर वैसे तो कुछ नहीं है। नेताजी ने क्या कर दिया था? मैं कहना चाहूँगा नेताजी ने ही क्या कर दिया था। समाजवादी सरकार दावा करती है कि इतने हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाए, इतना डेवलपमेंट किए, हम लोगों ने एचपी ले आया उत्तर प्रदेश में, वहाँ लखनऊ में, वहाँ पर ये ये है। है गडकरी जी सभी को डाली। कुछ भी करा हो, पूरा देश जानता है 1993 में नेताजी ने क्या करवाया था, बाबरी मस्जिद पे क्या करवाया था। कार सेवकों को घेर करके गोलियां मारी थी, जहाँ पे 200 से ज़्यादा साधु संत हमारे मारे गए थे। देखिए, विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर भी घिरा हुआ हमेशा नज़र आता है कि सनातन पर हमला, या फिर सनातन पर जिस तरीके से एमके स्टालिन के बेटे बीच में वो बयान दिए थे, उसको लेकर काफ़ी विवाद उठा था। उसके बाद विपक्ष पुरजोर तरीके से घिर चुकी थी। तो क्या ये सब भी एक बड़ा मसला है या फिर बड़ा मुद्दा है जो कि विपक्ष को कमज़ोर कर रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। कोई भी पार्टी बहुमत के लिए लड़ नहीं रही है, केवल बीजेपी के अलावा। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक कोई चेहरा भी मतलब उनके पास है नहीं सामने लाने के लिए, तो मजबूत वो हो नहीं सकते। और रही बात, बीजेपी सरकार बननी ही बननी है, लेकिन जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना देश के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से। इस क्षेत्र में महेश शर्मा 10 साल से विधायक हैं, कई सारे क्षेत्रीय मुद्दे रहे होंगे, सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा, सांसद हैं, और अब 10 साल से सांसद रहने के बावजूद कई सारी समस्याएं आईं, और उसका निर्वहन हुआ या नहीं हुआ, और आप कितना खुश हैं इससे? नहीं, देखिए, खुश पूरे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है, नोएडा में मैक्सिमम डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। विधायक जी के पास बहुत कुछ नहीं होता, और गाँव में वो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सांसद जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गाँव में डेवलपमेंट हो रहा है, वो सांसद निधि से ही हो रहा है। और नोएडा की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है, सांसद जी की नहीं है मेरे हिसाब से। तो प्राधिकरण अपना काम कर रहा है। रही बात सेक्टर में समस्याओं की, तो पार्किंग एक्चुअली डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो पार्किंग की समस्या आनी है, ऐसा मुझे लगता। प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना पीठ थपथपाते आई है। मोदी मैजिक का नाम दिया जाता है लोगों द्वारा। तो क्या ये मोदी मैजिक ही है जो कि इतने दिनों से सरकार को अस्थिर बनाया हुआ है और लोकप्रिय बनाया हुआ है? बिल्कुल। आप इसमें कोई शक है कि अभी तक ये मोदी मैजिक की एक बात बताइए। आप सिंपल देखिए, मोदी सरकार को आए हुए आज तीसरा टर्म आने वाला है। पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार के राज में कहीं कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ भारत में, कहीं कोई 26/11 का जैसे आतंकवादी हमला वो नहीं हुआ, या कहीं पुलवामा हुआ, आपको याद दिला? पुलवामा तो हुआ है, लेकिन उसमें हमने अटैक किया। अब 26/11 में आतंकवादी ने अटैक किया था, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि गोलाबारी या बमबारी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं तो पहले आप लोग देखते थे, देखिए हर जगह कांग्रेस के टाइम पे बोलते थे इसको अवैध चीज़ों को मत छूइए, बम होता था, ये होता था करके। मोदी सरकार में सिर्फ डेवलपमेंट्स ज़्यादा हुई हैं। आज की डेट में भारत विश्व गुरु बनने लायक तक पहुंचा दिया तो मोदी ने पहुंचाया है इस चीज़ को, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मोदी की योजनाएं, चाहे वो गैस सिलेंडर सस्ते करने की बात हो, यूपी में घर घर राशन फ्री करने की बात हो, जो गरीबों को मिलता रहा है, कोविड के टाइम से वो शुरू हुआ और उसको कंटिन्यू कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है। देखिए, जो मैनिफेस्टो में भी जो कहा गया है उसके आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और ये जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं अभी हमारी औपचारिकताएँ नहीं हैं, सब आवश्यकताएँ हैं, तो जिनको पूरा किया जा रहा है। बंद करना भी कोई सही नहीं, क्योंकि जो आज के समय में जो मांग है, एक आम जनता की जो मांग है वो दिया जा रहा है, क्योंकि कोई लुभानिया नहीं दिया जा रहा है। जो कुछ दिया जा रहा है एक गरीब तत्वे को मिल रहा है। यदि जिसको नहीं चाहिए, जो भरपूर है उसके पास में, वो अपना मतलब उस राशन कार्ड के उस प्रथा से हट सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उनकी ओर से जो 80 करोड़ जनता को जो अनाज देने का जो उनका वादा है, वो अपने वादे पे चल रहे हैं और इस कार्य को पूर्णता से कर रहे हैं। सभी उससे भली भांति जानते हैं कि भाई हाँ, हमें ये सब चीज़ मिल रही है, उपलब्ध हो रहा है। तो मेरे विचार से जो मैनिफेस्टो में भी जो बहुत सी बातें कही गई हैं, जो अब की बार रखी गई हैं, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। और हमसे पहले भी जो
भाइयों ने कहा है, उनकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि बड़ा अच्छा उनका आगे का जो तीसरी बार भी और चौथी बार भी और पांचवी बार भी मोदी सरकार, ये हम चाहते हैं। फ्रीबीज का प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से विरोध करते आए हैं। जब केजरीवाल वहाँ पर दिल्ली में जो बिजली पानी और फ्री करने का जब मामला तूल पकड़ा था, तो वो फ्रीबीज का रैलियों में जिक्र करते थे, कहीं किसी जनता को भी संबोधित करते थे, तो वो सारी चीज़ें कही जाती थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। लेकिन विपक्ष एक तरफ से ये भी आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री कहते तो हैं फ्रीबीज, लेकिन वो खुद भी वही काम करते हैं। लोगों को जो राशन बंटवाया जाता है वो भी फ्री बंटवाया जा रहा है इतने दिनों से, तो वो करे तो सब सही है, हम करें तो वो फ्रीबीज हो जाता है। देखिए, जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरतों के हिसाब से सोचा जाए, वहाँ ज़रूरी हो तो अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ पे अगर बैकवर्ड एरिया है, कहीं पे कुछ क्षेत्र में बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे उनका भला हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है, वहाँ पे मिलना चाहिए। क्योंकि नोएडा एक शहर है, नोएडा शहर में सभी अपने अपने काम धंधे में, अपने काम बिजनेस में, नौकरी में सभी खुश हैं, सभी अपने अपना अच्छा वेतन पा रहे हैं। और नोएडा एक बहुत अच्छा शहर है जहाँ पे लोग जो रहते हैं वो इस प्रकार के तबके के लोग कम रहते हैं, जहाँ पे उनको ऐसी आवश्यकता पड़े कि फ्री में देना चाहे। लोग खुददार हैं, लोग चाहते हैं कि हम उतना पैसा पे करें जितना हमें मिलता है। हाँ, अगर हो सकता है कोई कुछ दर कम हो जाए, पब्लिकली कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फ्री हो गया। अगर 6 रुपये है उसका 4 रुपये कर दिया जाए तो फ्री करने की ज़रूरत ही क्या है। उसका अगर रेट कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली लोगों को लाभ मिलेगा और जिससे जनता खुश हो जाएगी। फ्री की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे कम हो जाए, 2 रुपये 3 रुपये अगर बिजली का रेट कम हो जाता है तो वो सफिशेंट है। फ्री की कोई ये आदत जो है, दिल्ली का हाल देख रहे हैं क्या हाल हुआ है, वही हाल होगा फिर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में शासन बहुत बड़े चल रहा है। हम आज जहाँ बैठे हैं, जिनकी वजह से बैठे हैं, मोदी जी ने ऐसे ऐसे हट बनाए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से हर पार्कों में, योगी जी ने, और हम इनसे बहुत सहमत हैं। मेरे ख्याल से ये फ्री की आदत डालना ये अच्छी आदत नहीं है। कुछ पैसा कम हो जाए वो सफिशिएंट रहेगा, वो बेस्ट रहेगा। देखिए, महंगाई और बेरोज़गारी ये भी मुद्दा रहा। क्या लगता है, महंगाई और बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए? जैसा कि विपक्ष आरोप भी लगाती है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई भी बढ़ रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि राशन वितरण 80 करोड़ और हमारी जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़। तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए कि आधे से ज़्यादा लोग बाग बेरोज़गार हैं, तभी आपको फ्री में राशन बांटना पड़ रहा है। जो आप बोलते हैं कि इतना हमने रोज़गार दिया, हमने इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा, हमने ये करा, हमने वो करा, अगर धरातल पे ये होता तो आपको 80 करोड़ राशन बांटने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी लोगों को। और कई जगह ऐसा भी है कि लोगों के नाम चल रहे हैं, हम कई देखते हैं कि लोगों के नाम पे कोई और राशन ले रहा है, वहाँ पे भी चेकिंग नहीं है, उनके नाम कट जाने चाहिए जिनकी इनकम अच्छी है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, सब जगह बट रहा है, सरकार खा रही है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बेसिकली सरकार ही खा रही है। अगर सरकार नहीं देखेगी तो पब्लिक कैसे खाएगी? जो वहाँ पे उन्होंने बैठा रखे हैं बांटने वाले, उनको पता होना चाहिए वो किसको दे रहे हैं, उसी बंदे को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं। कोई चेकिंग नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ जांच होनी चाहिए, जांच जो होनी दे रहे हैं चाहिए। वो मतलब इस जो ले रहे हैं, इस अनाज को उपयोग कर रहे हैं, क्या वो वाकई में श्रेणी में आते हैं नहीं, ये जांच करने की आवश्यकता है कि भाई वो सामर्थ्य है, घर में अच्छा अगर सैलरी आ रही है, सब कुछ है, तो वो इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये गरीब तबके के लिए ये ऐसा जांच करना चाहिए गवर्नमेंट। काफ़ी सही सवाल उठाया कि जो भी राशन वितरण हो रहा है वो उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं कि उन्हें राशन मिलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मुद्दा, क्योंकि देखिए, बेरोज़गारी और महंगाई तो एक मुद्दा है, ये सभी को पता है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग ये जानते हुए भी अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनके नतीजे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में आई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से उन्हें जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से भी उनका सफाया हो गया। लेकिन फिर भी महंगाई और बेरोज़गारी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अपोजिशन में एक अच्छा फेस ना होना जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें। जब तक एक अच्छा लीडर नहीं होगा अपोजिशन में तो मोदी सरकार को उसका फ़ायदा मिलता है। अपोजिशन खुद ही कुछ ऐसे डायलॉग मार देते हैं, खुद ऐसे कुछ वर्ड बोल देते हैं जिससे मोदी जी का फेम और बड़ा हो जाता है, उनको फ़ैन फॉलोइंग और मिल जाती है। जैसे लास्ट टाइम चौकीदार, उससे पहले कुछ और बोला, चाय वाला बोला, अब थर्ड बोल दिया कि वो उनका परिवार नहीं है। तो वो उन मुद्दों को उठा के बेसिकली वो मीडिया को कैसे हाइक करना है, सोशल मीडिया पे किसका किस चीज़ का यूज़ करना है, अपोजिशन पे कुछ नहीं है।
अपोजिशन गलत गलत बोलते हैं, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, विपक्ष खुद मुद्दा देता है। और दूसरी बात रही, यहाँ पे कह रहे हैं हमने आज तक मतलब बड़े लीडरों को बीजेपी के यहाँ पे आते हुए नहीं देखा था। अगर इतना ही वो था कॉन्फिडेंस कि महेश शर्मा जी जीत रहे हैं तो योगी जी को गुहार नहीं करनी पड़ती, दूसरा आपके अमित शाह जी को यहाँ पे आना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो उन्हें भी पता है कि डामाडोल है मैटर, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को नोएडा में आना पड़ रहा है, वरना यहाँ पे 110% सीट बीजेपी की है। मैं खुद बीजेपी को वोट देता हूँ, लेकिन कुछ हमारे हैं डाउट। की बातों से तो नहीं लग रहा है कि आप बीजेपी को वोट देते हैं। कट्टर बीजेपी हूँ, लेकिन जो काम कर रहे हैं अब अंदर की बात भी नहीं बोलेंगे तो क्या फ़ायदा। तो अगर आपको समस्या है तो आप वोट बदल भी सकते हैं, और तो क्यों ऑप्शन आपको कोई नहीं दिख रहा है विपक्ष में? नहीं है विपक्ष में। मोदी नहीं तो कौन बेसिकली? मोदी नहीं तो योगी को लेके आइए, क्योंकि ये जो गुजरात बेल्ट है उसने उत्तर प्रदेश को घेर लिया है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हकीकत है, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, आप गुजरात बेल्ट ने पूरा उत्तर प्रदेश घेर रखा है। जब तक गुजरात बेल्ट पे साइड होके उत्तर प्रदेश का सीएम जब यहाँ से ही पीएम बनता है तो यहाँ से ही बनना ही चाहिए, यहाँ का सीएम पीएम बनना चाहिए। चलिए, यहाँ का ही यूपी कहा भी जाता है कि यूपी और बिहार से ही केंद्र की राजनीति तय होती है और दिल्ली का रास्ता तय होता है। जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और एक तरफ कहा जाता है कि बहुत महंगाई है। तो डेवलपमेंट एक तरीके से हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, और एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी के आरोप लग रहे हैं। तो क्या इस पर काबू पाएगी इस टर्म में, क्या लगता है आपको? और जो मोदी गारंटी दे रहे हैं उसका वो निर्वहन कर पाएंगे इन 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में? देखो, आपने सबसे पहले बात करी महंगाई की। महंगाई कोई मैटर नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो साथ साथ उसके साथ इंसान की आमदनी भी बढ़ रही है। जो पहले 10 अरब कमाता था, आज की तारीख में 50,000 कमा रहा है। तो महंगाई तो कोई सवाल नहीं है। बाकी रहा बेरोजगारी का। बेरोजगारी भी ऐसा कुछ नहीं है, जिसके अंदर काबिलियत है उसको घर बैठे नौकरी मिल रही है, और जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, सोच रहा कि मैं लाख कमाऊंगा, काबिलियत उसकी 10 हज़ार की नहीं है, वो तो चिल्लाएगा बेरोजगारी बेरोजगारी। वो बेरोजगार ही रहेगा साला वो। चलिए, नोएडा से हटकर एक सवाल करता हूँ। जी बताइए। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे सांसद महेश शर्मा जी हैं, पर जो फ्री का चल रहा है, फ्री राशन, इन सबको ना होते हुए हटाकर सिर्फ 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे हमारे सरकारी स्कूल है, हमारे यहाँ पे है गांधी स्मारक। मैं 30 साल का हो चुका हूँ, पर 30 साल से मतलब जब से होश संभाला है, वो जिस हालात में था वैसे ही जर्जर हालात में आज भी है। वो जो है प्राइवेट एक संस्था है, संस्था के द्वारा, वो राजकीय गवर्नमेंट का। राजकीय तो राजकीय के हाथ कौन जा, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। इसको आप फ्रीबीज भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य वो ज़रूरी चीज़ है। क्या लगता है, अभी अगर हम नोएडा से हटकर बात करें, अगर हम अमेठी और रायबरेली वाली सीट पर आ जाते हैं, जो कांग्रेस का एक तरीके से कह ले वो गढ़ रहा है, उनका क्षेत्र रहा है, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं 2019 में, स्मृति ईरानी उन्हें शिकस्त दे देती हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रहती हैं, लेकिन इस बार वो मना कर देती हैं कि मैं नहीं लड़ूंगी। क्या लग रहा है कि क्यों कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो पीछे हट जा रहे हैं? चूँकि उनका कारनामा इस तरह का है, वो अपने कारनामा से खुद पराजित होकर के रन छोड़ के भाग चल रहे हैं। अब अगले बार जो है केरल से भी भागेंगे राहुल जी, वायनाड से, केरल वायनाड से भी भागेंगे वो, क्योंकि उन लोगों का कर्मी जो है सो बहुत घटिया है। कहा जा रहा है कि वायनाड से भी इस बार राहुल गांधी का मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो सीपीआई है, जो इनका हमदर्द बनने की कोशिश, और जो गठबंधन ये बनाए हैं, इंडी गठबंधन, उनके अलाई पार्टनर है, लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी के ही विरुद्ध में वहाँ पर वो अपना कैंडिडेट उतार दिया, और काफ़ी, और एनी करके कोई ये हैं, काफ़ी बड़े चेहरे, काफ़ी मशहूर चेहरा है महिला आंदोलन की वहाँ की, बिल्कुल, जो उनके सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किल वहाँ पर भी हो सकता है। वो एकदम निश्चित होना है, क्योंकि एक कहे ना बड़बुलापन जो है, और ख़ास करके राजा उनका नाम है। हाँ, आर राजा की पत्नी। हाँ पत्नी है। हाँ, तो वो भी जो है डी राजा, हाँ माफ़ कीजिएगा, पत्नी है, और वह इनको हरा करके वापस भेजेगा।
ऐसा स्थिति वहाँ है जैसा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं से भी जीतना भी उचित नहीं है ऐसे ऐसे को। हाँ, अभी वो चाहे तो राज्यसभा में सोनिया गांधी जैसे वो भी जो है अपना जगह बना सकते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं टिकेंगे। अच्छा, क्या संसद में इस बार राहुल बाबा नहीं पहुंचेंगे क्या? देखिए, इस बारे में तो मतदाता ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, रुख का कोई पता नहीं होता। और रही बात वायनाड की, तो मेरे हिसाब से अमेठी में अभी कैंडिडेट डिक्लेयर ना करना भी एक रणनीति है उनकी। अगर वायनाड में पहले इलेक्शन है, अगर कुछ होता है, उनको लगता है कि स्थिति डावाडोल है, तो राहुल गांधी को अमेठी से दोबारा टिकट दिया जा सकता है, इसलिए उनका कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 27 तारीख को राहुल गांधी अमेठी पहुंचने वाले हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो वहां से नामांकन भी कर दें। जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। वायनाड में इलेक्शन हो चुका है, अगर उनको कुछ लगता है वहाँ डाउटफुल, तो अमेठी से पर्चा दाखिल कर लेंगे। अब हम एक महिला भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है मैम कि जो 2024 का क्या मुद्दा रहने वाला है? 2000 आपको ये तो पता ही है कि भाई ये तो बीजेपी जीतेगी, चल यही रहा है, 400 पार तो होगा बीजेपी का। ठीक है, तो राहुल को तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने साल तक वो कांग्रेस रहा था, कुछ नहीं किया उन्होंने। अब मोदी जी तो कर ही रहे हैं। विपक्ष तो दावा कर रही है कि इस बार मोदी जी को 100 के अंदर निपटा देंगे। नहीं, भूल है उनकी, सपना ले रहे हैं। सपने आँख खुल जाएगी 4 तारीख को। 4 तारीख को उनकी आँख खुल जाएगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस ये कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो क्या आप उससे प्रभावित नहीं होती? प्रियंका गांधी लगातार ये कहती हैं। नहीं, प्रियंका गांधी सॉरी बोल दे तो अच्छा है। वो मोदी जी को सॉरी बोल देगी तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ने की कोशिश की है, इतना भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो तो एक पप्पू है, पप्पू घर में खेले तो अच्छा लगेगा। आपने सुना जनता की राय। गौतम बुद्ध नगर की जनता का क्या कहना है कि अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका लक्ष्य है अब की बार 400 पार, क्या वो लक्ष्य को पाने के लिए वो सफल हो पाएंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है। ललन भैया को दीजिए इजाज़त, प्रणाम।